हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एलिगेंट क्लासेस। एलिगेंट क्लासेस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको 12th सीबीएसई बोर्ड एज वेल एज सीयूईटी जो आपकी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट है उसके बारे में एजुकेशनल वीडियोस देखने मिलेंगे। ओके, सो आप सभी अभी 12th में राइट, एंड नाउ यू आर गोइंग टू फेस योर बोर्ड एग्जाम्स। आप आपके बोर्ड एग्जाम्स देने वाले हो, लेकिन उसके बाद क्या? सब लोगों ने सोचा होगा कि एग्जैक्टली हमें 12th के बाद क्या करना है। किसी को बीएससी करना है, किसी को बीए ऑनर्स करना है, किसी को बीकॉम ऑनर्स करना है, ठीक है। लेकिन एग्जैक्टली हमें इसके लिए कौन सी टेस्ट देनी होगी? तो हमें इसके लिए देनी है सीयूईटी टेस्ट, जो आपकी 12th के बोर्ड के बाद होगी। ओके, लेकिन उसकी तैयारी हम हमारे 12th के बोर्ड के साथ ही कर सकते हैं, क्योंकि इसका और उसका काफी सिलेबस सेम होता है। ओके, तो सीयूईटी में कौन से यूनिवर्सिटीज आते हैं? दिल्ली यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, बीएचयू एंड मेनी अदर्स। ओके, सो अभी हम क्या डिस्कस करेंगे कि अगर हमें इकोनॉमिक सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करनी है तो उसका सिलेबस क्या है फॉर सीयूईटी और उसकी स्ट्रेटेजी क्या है। लेकिन ये वीडियो सिर्फ आपके सीयूईटी के लिए हेल्पफुल नहीं होगी, क्योंकि इसमें 90% पोर्शन जो है वो आपके 12th का बोर्ड का है, तो आपका 12th का बोर्ड ही साइमल्टेनियसली इसके साथ कवर होगा। ओके, सो मैं अभी आपको कुछ बेसिक बातें बता दूं दैट कि अगर हमें इकोनॉमिक्स का पेपर देना है तो इकोनॉमिक्स के पेपर में कितने क्वेश्चंस होंगे? टोटल 50 क्वेश्चंस होंगे। कितने क्वेश्चंस होंगे? 50 क्वेश्चंस। ओके, और आपको सॉल्व कितने करने हैं? 40 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। कितने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं? 40। इट इज अ मैक्सिमम नंबर, आप पर कंपल्शन नहीं है आप 40 सॉल्व करो, बट इट इज अ मैक्सिमम नंबर। ओके, और ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कितना समय होगा ये भी तो जानना जरूरी है, राइट। ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपके पास 45 मिनट्स होंगे। कितने मिनट्स है? 45 मिनट्स। ओके, तो आपको इन 45 मिनट्स में 40 क्वेश्चंस को क्या करना है? सॉल्व करना है। अब एक जनरल बात, ठीक है, इस एग्जाम में निगेटिव मार्किंग है। क्या है? निगेटिव मार्किंग। ओके, तो अगर आपका एक क्वेश्चन गलत होता है तो आपका एक मार्क क्या होगा? कम होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन अगर गलत होता है तो आपका एक मार्क कम होगा। ओके, और जो सही क्वेश्चन है उसके लिए आपको कितने मार्क्स मिलेंगे? 5 मार्क्स, ठीक है। सही क्वेश्चन के लिए आपको कितने मार्क्स मिलने वाले हैं? 5 मार्क्स। ओके, तो अभी हमें इकोनॉमिक्स में क्या डीप में पढ़ना है, क्या चीजें बोर्ड के हिसाब से पढ़नी है, क्या चीजें सीयूईटी के हिसाब से पढ़नी है, ये सारी नॉलेज, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको मेरे आगे के वीडियोस में मिलती रहेगी। ओके, तो चलो आज हमारे पहले क्लास में हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? इकोनॉमिक सिलेबस एंड स्ट्रेटेजी। सो सी, अभी आप बोलेंगे अरे इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स ये तो हमारे 11th में था। ऑफ कोर्स आपके 11th से 2 यूनिट है जो आपको आने वाले हैं, ज्यादा नहीं, 2 यूनिट। इसके लिए आपको 11th की एनसीईआरटी रीड करनी होगी, और अगर आप वो नहीं कर सकते तो ये वीडियोस तो आपके लिए है ही, राइट। वी आर हेयर टू हेल्प यू। सो देखो, इंट्रोडक्टरी इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स। ओके, माइक्रो मीन्स क्या? व्हाट इज एन माइक्रो इकोनॉमिक्स? मीनिंग ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। माइक्रो मीन्स स्मॉल, छोटी छोटी चीजें, जिन्हें हम क्या कहते हैं? माइक्रो। जस्ट लाइक हमारे घर में कीड़े होते हैं छोटे छोटे, वो क्या होते हैं? माइक्रो होते हैं, राइट। तो माइक्रो मीन्स स्मॉल, छोटी छोटी चीजें। लेकिन इकोनॉमिक्स के रिलेटेड में माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है? ऐसी चीजें जो इंडिविजुअल के बारे में पढ़ती है, ठीक है। मतलब मैं कितना कमाती हूँ, मैं अपना एक्सपेंडिचर कहाँ खर्च करती हूँ, ये सारी चीजें किसमें कवर होगी? माइक्रो इकोनॉमिक्स में। मतलब इट स्टडीज अबाउट इंडिविजुअल, ठीक है। वो इंडिविजुअल के बारे में पढ़ता है, चाहे वो फर्म हो, चाहे वो किसी की पर्सनल इनकम हो, ठीक है। ओके, समझ रहे हैं आप? वेरी गुड। और उसके बाद इसमें नेक्स्ट टॉपिक क्या है? सेंट्रल प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप की सेंट्रल प्रॉब्लम्स आपने आपके 11th की बुक में पढ़ी होगी, राइट। तो सिर्फ वो सेंट्रल प्रॉब्लम्स पढ़ के छोड़ना नहीं है, उसके आसपास की सारी चीजें हमें सीयूईटी के लिए कवर करनी है, ठीक है। समझ रहे हैं आप? वेरी गुड। नाउ हमारा नेक्स्ट यूनिट क्या है? हमारा फर्स्ट यूनिट क्या था? माइक्रो इकोनॉमिक्स का ओवरव्यू, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट यूनिट क्या है ये हम देखेंगे। नेक्स्ट यूनिट क्या है? इट इज अ कंज्यूमर कंडक्ट एंड डिमांड। कंज्यूमर कंडक्ट एंड डिमांड, व्हाट इज मीन बाय कंज्यूमर? आप जानते हैं कंज्यूमर मतलब क्या होता है? आपको पता है कंज्यूमर मतलब क्या है? कंज्यूमर मतलब हम जो शॉप पर जाकर चीजें खरीदते हैं, राइट। हम शॉप पर जाते हैं, कुछ चीजें खरीदते हैं, तो हमें क्या कहा जाता है? कंज्यूमर। हमें क्या कहा जाता है? कंज्यूमर। ओके,
तो कंज्यूमर का कंडक्ट क्या है, कंज्यूमर की डिमांड क्या है, जैसे किसी को टी पसंद है, ठीक है, किसी को टी पसंद है, किसी को कॉफी पसंद है, तो ये सारी चीजों को क्या कहते हैं, कंज्यूमर डिमांड। तो ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। अभी देखो कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, ये क्या है, व्हाट इज मीन बाय इक्विलिब्रियम, एक ऐसे स्टेज जहां पर जाकर सारी चीजें कांस्टेंट हो जाती है, उसे कहते हैं इक्विलिब्रियम। ओके, तो हम इसमें क्या देखेंगे, उसकी डेफिनेशन देखेंगे, उसके अचीवमेंट्स देखेंगे, यूटिलिटी क्या है ये देखेंगे, और हमें एग्जांपल्स दिए गए हैं 1 और 2 कमोडिटी को, मतलब 1 या 2 कमोडिटी को लेकर, जैसे ये पेन है और ये स्कार्फ है, ये 2 यूटिलिटीज है, ये 2 कमोडिटी है, इनको लेकर कुछ एग्जांपल्स दिए होंगे, वो एग्जांपल्स हमें पढ़ने हैं, ठीक है। नाउ मेजर एंड मेन टॉपिक डिमांड, ठीक है, इस पे से बहुत से क्वेश्चंस आते हैं। तो मेजर और मेन टॉपिक क्या है, डिमांड। तो इसमें मार्केट डिमांड, डिमांड डिटर्मिनेंट्स, डिमांड कर्व, मतलब कैसे ऊपर जाता है, फिर डायरेक्टली नीचे कैसे आता है, फिर से ऊपर कैसे जाता है, फिर से नीचे कैसे आता है, इसे डिमांड कर्व कहते हैं, ठीक है। तो हमें ये पढ़ना है, डिमांड शेड्यूल पढ़ना है, मूवमेंट अलोंग विथ शिफ्ट्स इन द डिमांड कर्व। अभी मैंने आपको दिखाया ना कि सडनली ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर से ऊपर, फिर से नीचे। तो ये जो कर्व में जो शिफ्ट्स आ रहे हैं, वो शिफ्ट क्यों आ रहे हैं, उसके पीछे रीजन क्या है, ये सारी चीजें हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। ओके, डिड यू गेट दैट, वेरी गुड। और अब हम उसके बाद हम क्या पढ़ने वाले, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजरमेंट, अनदर परसेंटेज, उसके बाद टोटल स्पेंडिंग एंड ज्योमेट्रिक टेक्निक्स की सारी डिमांड्स जो है वो निकालने की टेक्निक क्या होती है, ठीक है। ये सारी चीजें हम इस चैप्टर में, इस यूनिट में कवर करेंगे। आप समझ रहे हैं, ओके। तो हम डिमांड में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, परसेंटेज मेथड, डिफरेंट टेक्निक्स पढ़ेंगे, ठीक है, डिमांड कर्व के बारे में पढ़ेंगे, और जो डिमांड कर्व में जो शिफ्ट्स आ रहे हैं, जो ऊपर नीचे हो रहा है, वो पढ़ना है, ठीक है, क्यों शिफ्ट्स आते हैं, क्या रीजन है इन सब के पीछे, ये सारी चीजें हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। ओके, डिड यू गेट दैट। सो देखो नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है, इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स। अभी मुझे बताओ, अभी हमने माइक्रो देखा, अभी हमें दिख रहा है मैक्रो। तो माइक्रो और मैक्रो में क्या डिफरेंस है, ऑफ कोर्स आपको मेरे एक्सप्रेशन से समझ तो गया होगा। माइक्रो एंड मैक्रो, मतलब माइक्रो मीन्स छोटी चीजें, मैक्रो मीन्स बड़ी ह्यूज थिंग्स, ठीक है। बट मैक्रो इकोनॉमिक्स मतलब क्या, ऐसी चीजें जहां पर हम पूरे इंडिया के बारे में पढ़ेंगे, किसी एक के इनकम के बारे में पढ़ना है नहीं, हमें पढ़ना है नेशनल इनकम के बारे में, ठीक है, और एग्रीगेट चीजों के बारे में। ओके, नेशनल इनकम एंड एग्रीगेट चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखो व्हाट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स, हमें सबसे पहले क्या पढ़ना है, माइक्रो इकोनॉमिक्स और उनके रिलेटेड कुछ कंसेप्ट, जैसे जीएनपी क्या है, ग्रॉस नेशनल इनकम, जीडीपी, एनडीपी, एनएनपी, ये सारी चीजें क्या है, आपने बहुत बार सुना होगा, राइट। किसी की स्पीच में कोई लीडर अगर स्पीच देता है तो इस बार हमारा जीडीपी इतना था, इस बार हमारा जीडीपी इतना है, लेकिन ये जीडीपी, ये जीएनपी एग्जैक्टली होते क्या है, ये सब भी पढ़ना होगा, राइट। तो ये हम हमारे लेक्चर्स में देखेंगे। ओके, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, अभी आपने इसके बारे में सुना होगा, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। देखिए अभी ये क्या है, सर्कल है, यहाँ पर क्या है, फर्म, ठीक है, ये मेरी फर्म है, सपोज ये मेरी इंडस्ट्री है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है लेबर, क्या है, लेबर, और ये क्या है, दिस इज मार्केट, ये है मार्केट। ओके, तो मेरे यहाँ पर लेबर प्रोडक्शन करेंगे और मैं फिर उनको पैसा दूंगी, ठीक है, वो पैसा लेके मार्केट में से शॉपिंग करेंगे, और मार्केट में जिनको मेरा प्रोडक्ट चाहिए वो फिर से मेरे पास आकर मुझसे शॉपिंग करेंगे। तो इसको क्या कहते हैं, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, ठीक है। ये आपके क्लास में मैं आपको और डिटेल में पढ़ाऊंगी, ठीक है। तो ये सारी चीजें भी हमें पढ़नी है। देन अनदर नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट, नेशनल इनकम एंड नेशनल इनकम मेजरमेंट। तो मैंने आपको अभी बताया कि हमें नेशनल इनकम पढ़नी है, लेकिन नेशनल इनकम एग्जैक्टली निकलती कैसी है ये भी हमें पढ़ना होगा, राइट। एग्जैक्टली नेशनल इनकम जो है वो किस मेथड से उसको काउंट किया जाता है, तो उसे काउंट किया जाता है इनकम मेथड, वैल्यू एडेड मेथड, एक्सपेंडिचर स्ट्रेटजी। तो ये सारी चीजें हम हमारे क्लास में देखेंगे। ओके, ये सारी चीजें हम आपको क्लास में दिखाएंगे, जैसे जैसे क्लास प्रोसेस होगी वैसे वैसे ये सारी चीजें आपको सीखने मिलेगी, ठीक है। नाउ अवर नेक्स्ट स्लाइड, इनकम डिटर्मिनेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, ये हमारा 4th यूनिट है। कौन सा यूनिट है, 4th यूनिट। आपने बहुत बार सुना होगा एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट मतलब क्या, कि कितने लोगों को
काम है, ठीक है, कितने लोग काम कर रहे हैं, उसे कहते हैं एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ये क्या है, एम्प्लॉयमेंट है, ओके। जैसे सपोज कोई वर्कर काम करता है फैक्ट्री में, वो क्या है, एम्प्लॉयमेंट है। कोई इंजीनियर आईटी सेक्टर में काम कर रहा है, वो क्या है, एम्प्लॉयमेंट है। तो आपने बहुत बार सुना होगा कि एम्प्लॉयमेंट बहुत कम हो गई है, अनएम्प्लॉयड लोग ज्यादा बढ़ गए हैं, एम्प्लॉयमेंट्स के ऑप्शंस ही नहीं है। तो ये सारी चीजें हम इस चैप्टर में सीखेंगे कि इनकम का डिटर्मिनेशन कैसे होता है और एम्प्लॉयमेंट कैसे होती है, ठीक है। तो मेन टॉपिक हम इसमें क्या देखेंगे, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड प्रोपेंसिटी टू सेव, ठीक है। हमने कुछ पैसा कमाया, तो हम उससे कितना खर्च कर रहे हैं, उसमें से हम कितना सेव कर रहे हैं, इसे क्या कहते हैं, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड प्रोपेंसिटी टू सेव। ये सारी चीजें हम हमारे लेक्चर में देखेंगे, ओके। अब हमने इसके पहले डिमांड देखा, लेकिन अब हम क्या देखने वाले हैं, टोटल डिमांड, टोटल सप्लाई। मतलब सिर्फ एक इंसान की डिमांड नहीं, सिर्फ एक इंसान का सप्लाई नहीं, इसमें हम टोटल डिमांड एंड टोटल सप्लाई देखेंगे, ठीक है। मतलब जितने लोग हैं, नेशनल लेवल पे टोटल डिमांड क्या है और नेशनल लेवल पे टोटल सप्लाई क्या है, और उसके कॉन्स्टिट्यूट्स, मतलब उस पर कौन सी चीजें अफेक्ट करती है, ये सारी चीजें हम हमारे क्लास में देखेंगे। नाउ सी व्हाट इज फुल एम्प्लॉयमेंट एंड इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो फुल एम्प्लॉयमेंट क्या है या फिर इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट क्या है। फुल एम्प्लॉयमेंट मतलब जो सुबह से शाम तक काम करते हैं, जिनको किसी दिन की छुट्टी नहीं है, और अनएम्प्लॉयमेंट मतलब जिनको कोई काम नहीं है। फुल एम्प्लॉयमेंट मतलब क्या, कि परमानेंट जॉब है, सुबह से शाम तक जाते हैं, ऐसा नहीं है कि 4 दिन का काम है और फिर काम खत्म, ठीक है। इसे कहते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट। और अनएम्प्लॉयमेंट मतलब बिल्कुल भी एम्प्लॉयमेंट नहीं है, और इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट मतलब हमारे लिए लेक्चर्स में देखेंगे, ठीक है। अभी देखिए डिटर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम। एम्प्लॉयमेंट और इनकम का डिटर्मिनेशन क्या है, और यहाँ पर हमें 2 सेक्टर मॉडल देखने मिलेगा। व्हाट इज द 2 सेक्टर मॉडल। 2 सेक्टर मॉडल मतलब क्या है। सो 2 सेक्टर मॉडल क्या होता है कि एग्रीकल्चर से इंडस्ट्री की तरफ किस तरीके से डेवलपमेंट हुई है, ठीक है। ये हम हमारे क्लासेस में देखेंगे। प्रॉब्लम्स ऑफ, अभी क्या है, प्रॉब्लम्स ऑफ डिफिशिएंट एंड एक्सेस डिमांड, ठीक है। तो डिफिशिएंट एंड एक्सेस डिमांड मतलब, डिफिशिएंट मतलब ये पेन मेरे पास 2 है, इसका प्रोडक्शन पूरे इंडिया में 2 हो रहा है, ठीक है, लेकिन एक के लिए भी डिमांड नहीं है। मतलब एक भी पेन ये जो है खरीदी नहीं जा रही, इसे कहते हैं डिफिशिएंट डिमांड। लेकिन ये पेन मेरे पास 2 है और इसकी डिमांड 10 पेन की है। पूरे इंडिया में ये 2 पेन बन रही है और पूरे इंडिया में इसकी डिमांड कितनी है, 10। तो इसे क्या कहते हैं, एक्सेस डिमांड। तो ये हम हमारे क्लास में देखेंगे कि इससे रिलेटेड क्या प्रॉब्लम्स होते हैं। ऑफ कोर्स हमें डिफिशिएंट डिमांड भी नहीं चाहिए और एक्सेस डिमांड भी नहीं चाहिए, हमें ऐसे डिमांड चाहिए जो हमारे सप्लाई को पूरा कर सके, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम क्लास में देखेंगे। अभी हम देखेंगे मेथड्स ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर एंड इट्स ऑपरेशन, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट कैसे मल्टीप्लाई की जाए, जितनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगी उतना ज्यादा काम होगा, राइट। तो इन्वेस्टमेंट को किस तरीके से मल्टीप्लाई किया जाए, ये हम कहाँ देखेंगे, ये हम इस चैप्टर में देखेंगे, ओके। मेजर्स टू रिजॉल्व डिफिशिएंट एंड एक्सेस डिमांड। ऑफ कोर्स मैंने आपको बताया कि डिफिशिएंट और एक्सेस दोनों भी डिमांड अच्छी नहीं है, तो हमें क्या मेजर्स लेने हैं जिसकी वजह से ये दोनों भी चीजें सॉल्व हो सके, ठीक है। ये हम इस चैप्टर में देखेंगे। अभी देखो अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट, कि हमारे पास कितना पैसा है और गवर्नमेंट अपने स्पेंडिंग में किस तरीके से शिफ्ट कर रहा है, दिस इज द मेजर पॉइंट। आज गवर्नमेंट ने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में 20 करोड़ रुपए स्पेंड किए, लेकिन 2 साल बाद या फिर 1 साल बाद उन्होंने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में 0 रुपए स्पेंड किए। तो उनकी गवर्नमेंट की स्पेंडिंग में जो शिफ्ट्स आ रहे हैं, वो शिफ्ट्स के बारे में भी हमें पढ़ना है, ओके। डिड यू गेट दैट। सो नाउ वी विल मूव टू आवर नेक्स्ट स्लाइड, ओके। आवर नेक्स्ट यूनिट इज मनी एंड बैंकिंग। क्या है हमारा नेक्स्ट यूनिट, मनी एंड बैंकिंग। मनी मीन्स पैसा, ठीक है। तो हमें मनी और बैंकिंग पढ़ना है। बैंकिंग मीन्स जहां पर आप जाकर आपके क्रेडिट डेबिट ये सारे काम करते हैं, राइट, उसे क्या कहते हैं, बैंकिंग, ठीक है। तो अब हम मनी की डेफिनेशन देखेंगे। यू आर जस्ट लाइक व्हाट, मनी की डेफिनेशन। तो इस चैप्टर में हमें मनी की भी डेफिनेशन देखने मिलने वाली है। आप सोच रहे होंगे कि मैम मनी की भी कोई डेफिनेशन होती है। ऑफ कोर्स होती है। वो कैसे, देखिए मनी की डेफिनेशन ऐसी होती है कि अगर मैंने किसी को 10 रुपए दिए और उसने मुझे वो 10 रुपए लेने से मना कर दिया कि ये पैसा नहीं है। आपने कभी भी ऐसा देखा है कि आप किसी को 10 रुपए दे रहे हो और वो बोलेंगे कि यार ये तो 10 रुपए है ही नहीं। आपने कभी ऐसा देखा है, नहीं, राइट। क्योंकि वो कंपलसरी है कि वो उस पैसे को एक्सेप्ट करे। इससे रिलेटेड इसकी डेफिनेशन है जो हम हमारे चैप्टर में देखेंगे, ठीक है।
और मनी के फंक्शंस। मनी के फंक्शंस क्या होते हैं? मनी के फंक्शंस ये होते हैं कि किसी भी गुड को खरीदने के लिए हम जो देते हैं उसे मनी कहते हैं, राइट। और ये इसका मेजर फंक्शन है, ओके। और इसकी हिस्ट्री, मनी की हिस्ट्री, यस मनी की भी हिस्ट्री है। सबसे पहले आपने सुना होगा बार्टर सिस्टम के बारे में। क्या आपने बार्टर सिस्टम के बारे में सुना है? बार्टर सिस्टम मतलब अगर मैं किसी से गेहूं ले रही हूँ तो वो मुझे रिटर्न में क्या देंगे? ज्वार, ठीक है। तो गेहूं के रिटर्न में मुझे ज्वार मिलेंगे। अगर 1 किलो गेहूं दिए तो 1 किलो ज्वार मुझे फिर से रिपीट मिलेंगे, ठीक है। तो इसे क्या कहते हैं? बार्टर सिस्टम। मतलब चीजों के बदले में हमें फिर से क्या मिल रही है? चीजें मिल रही है, ओके। उसके बाद मुगल इरा आया, तो उसमें क्या था? मनी की हिस्ट्री क्या थी उस समय? कॉइन्स। कुछ कॉइन्स ऐसे होते थे, कुछ कॉइन्स गोल होते थे, कुछ इस शेप में होते थे, ठीक है। इन्हें क्या कहते हैं? कॉइन्स। इस पर क्या था? किंग के इमेजेस, क्वीन के इमेजेस, ओके, किसी टेम्पल के इमेजेस, ये सारे इन कॉइन्स पर होते थे। पहले क्या थी? बार्टर सिस्टम, उसके बाद कॉइन्स आए, और उसके बाद अभी की हमारी जो पेपर नोट है वो, ठीक है। यहाँ पर गांधी जी का सिंबल, यहाँ पर 100 रुपए लिखा होता है, राइट। तो ये अभी आया है। तो हमें सारी चीजों की हिस्ट्री देखनी है। उसके बाद हमें क्या देखना है? कमर्शियल बैंक की डेफिनेशन और उसके फंक्शंस। कमर्शियल बैंक मतलब आपने एसबीआई के बारे में सुना होगा, एचडीएफसी के बारे में सुना होगा, ठीक है। तो इन्हें क्या कहते हैं? सॉरी, एचडीएफसी इट्स नॉट जी। तो इन्हें क्या कहते हैं? कमर्शियल बैंक्स, ओके। इन्हें कहते हैं कमर्शियल बैंक्स। तो इनकी डेफिनेशन क्या है? ये क्या परफॉर्म करते हैं? इनकी रोल क्या है? ऑफ कोर्स ये आपको तो पता है कि वो हमें लोन देते हैं, हमारे सामान को इन्वेस्ट करते हैं, ये सारी चीजें आप जानते हैं, राइट। लेकिन फिर से हमें इस चैप्टर में ये देखना है। और उसके बाद हम देखेंगे फंक्शंस एंड मीनिंग ऑफ सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक के क्या फंक्शंस है और उसका क्या काम है, ये सारी चीजें। सेंट्रल बैंक कौन सी है? आरबीआई, करेक्ट। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज अ सेंट्रल बैंक, ओके। तो इसका फंक्शन क्या है, इसका मीनिंग क्या है, ये सारी चीजें हम इस चैप्टर में देखेंगे, ओके। सो लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट यूनिट। हमारा नेक्स्ट यूनिट क्या है? गवर्नमेंट एंड इकोनॉमिक कंडीशंस। अब आपको ऐसा लग रहा होगा ना, अरे ये तो सारे चैप्टर्स 12th में है, राइट। यू आर फीलिंग दिस लाइक। इसीलिए अगर आप अभी से आपके सीयूईटी की तैयारी करेंगे तो आपको वो आगे जाकर डिफिकल्ट नहीं जाएगा, ठीक है, क्योंकि सिमिलर पैटर्न है, राइट। और ये आपको, ये जो वीडियोस आपके इकोनॉमिक्स की आएगी वो आपको आपके बोर्ड में भी हेल्प करेगी। यू आर गेटिंग माई पॉइंट? वेरी गुड। सो देखो, 6 गवर्नमेंट एंड इकोनॉमिक कंडीशंस, ठीक है। तो हमें इसमें क्या देखना है कि गवर्नमेंट और इकोनॉमिक कंडीशंस क्या है, किस इकोनॉमिक कंडीशंस पे गवर्नमेंट काम करती है, ये सारी चीजें हम इसमें देखेंगे। और इसमें का सबसे मेजर पॉइंट है गवर्नमेंट बजट। जो आप हर बार सुनते हैं कि इस बार गवर्नमेंट ने टैक्स में छूट दी है, इस बार जो बिजनेसमैन है उनको इतना, अगर वो 5 लाख कमाते हैं तो ही वो टैक्स भरेंगे, उन्होंने फार्मर्स को सब्सिडीज दी है, ठीक है। ये सारी चीजें आप सुनते हैं। तो ये सारी चीजें कहाँ डिस्कस होती है? बजट में, ओके। कि आने वाले साल में गवर्नमेंट क्या खर्चा कर रही है, पिछले साल उन्होंने क्या खर्चा किया था, इस साल क्या करेगी, और उनके नेक्स्ट फ्यूचर के क्या प्लान्स है, ये सारी चीजें गवर्नमेंट बजट में डिस्कस होती है। तो हम इसमें इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, इसके कंपोनेंट्स देखेंगे, ठीक है। और गवर्नमेंट बजट के एम्स क्या होते हैं, ठीक है, उनके एम्स क्या होते हैं। जैसे कि उन्हें इतने हॉस्पिटल स्टार्ट करने हैं, ये उनका एम हो सकता है, ओके। उन्हें इतने रोड बनाने हैं, ये उनका एम हो सकता है, राइट। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? उसके बाद हमें रेसिपेंट्स क्लासिफिकेशन देखने हैं, रेवेन्यू कहाँ से आता है, कैपिटल क्या होता है, ये सारी चीजें हम हमारे इस चैप्टर में देखेंगे। और उसके बाद हम एक्सपेंडिचर क्लासिफिकेशन देखेंगे, मतलब प्लान्ड एक्सपेंडिचर, नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर। प्लान एक्सपेंडिचर मतलब कि मुझे, ठीक है, गवर्नमेंट के बारे में सोचते हैं कि गवर्नमेंट को नेक्स्ट आने वाले साल में इतने सारे हॉस्पिटल्स अच्छे से रिकवर करने हैं, ये उनका प्लान एक्सपेंडिचर। और नॉन प्लान एक्सपेंडिचर, कोविड, ठीक है, कोविड आया था, ये सबको पता था कोविड आने वाला है और हमें इतना खर्चा करना होगा, ऑक्सीजन प्लांट्स लाने होंगे, मास्क के लिए पैसे देने होंगे, सैनिटाइजर के लिए देने होंगे, ये सारी चीजें हमें पता थी? ऑफ कोर्स नहीं थी। तो ये गवर्नमेंट का क्या होता है? ये होता है नॉन प्लान एक्सपेंडिचर, ठीक है। रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये भी हम हमारे चैप्टर में देखेंगे। डेवलपमेंटल, नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर मतलब कौन सा एक्सपेंडिचर उनको डेवलपमेंट पे करना है, कौन सा एक्सपेंडिचर नॉन डेवलपमेंट में करना है, ये सारी चीजें हम इस चैप्टर में देखेंगे। देखिए, मीनिंग एंड इम्प्लीकेशन ऑफ सरप्लस बजट। सरप्लस बजट क्या होता है, उसका मीनिंग क्या है, उसका इम्प्लीकेशन क्या है, बैलेंस बजट क्या है, डेफिसिट बजट क्या है, ये सारी चीजें हम हमारे इस 6th यूनिट में देखेंगे, गवर्नमेंट एंड इकोनॉमिक कंडीशंस, ओके।
अब उसके बाद हम फिस्कल डिफिसिट देखेंगे, रेवेन्यू डिफिसिट देखेंगे, प्राइमरी डिफिसिट देखेंगे। ये सारी चीज़ें हम इसी टॉपिक में देखने वाले हैं, ठीक है। और डिफरेंट मेथड्स देखेंगे डेफिसिट्स को कंट्रोल करने के लिए। ओके, ये सबसे मेजर पॉइंट है और ये ज़रूरी है, तो हम ये इस चैप्टर में देखेंगे। अभी हमारा नेक्स्ट यूनिट क्या है? नेक्स्ट यूनिट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। इसे शॉर्ट में क्या कहा जाता है? BOP। इसे बैलेंस ऑफ पेमेंट्स कहते हैं, ठीक है। इसकी डेफिनेशन, इसके कंपोनेंट्स, ये सारी चीज़ें हमें इस चैप्टर में देखनी है। फॉरेन एक्सचेंज रेट, अभी आप बोलेंगे फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होता है? ओके, तो हम देखते हैं हमेशा कि हमारे $1 की कीमत हमारे 75 रुपीज़ है, ठीक है। इसे क्या कहते हैं? फॉरेन एक्सचेंज रेट। और फॉरेन एक्सचेंज रेट की डेफिनेशन क्या है? फिक्स फॉरेन एक्सचेंज क्या है? वेरिएबल फॉरेन एक्सचेंज क्या है? हमें फॉरेन एक्सचेंज रेट के एडवांटेजेस क्या होते हैं, लॉसेस क्या होते हैं, और डिमांड और सप्लाई की डिटर्मिनेशन में क्या चेंजेस आते हैं, ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में देखेंगे। और हमें ब्रीफ एनालिसिस देखना है रिसेंट फॉरेन एक्सचेंज का। ओके, जो रिसेंट एक्सचेंज रेट है उसके बारे में हमें ब्रीफ एनालिसिस देखना है, ठीक है। अब हमारी नेक्स्ट स्लाइड के बारे में हम पढ़ते हैं। What is our next slide? It is Indian economic development. What is it? What is our next topic? It is a Indian economic development. ये ऑफ कोर्स आपकी 12th की बुक के चैप्टर से, राइट? आपको याद आया होगा कि ये 12th की बुक है। तो इसमें का यूनिट कौन सा है? डेवलपमेंट एक्सपीरियंसेस 1947 to 1900, ठीक है। मतलब इंडिपेंडेंस की इवनिंग से और आज तक हमारी इंडिया की सिचुएशन कैसे चेंज हुई है, पहले कैसी थी, अब कैसी हो रही है, ये सारी चीज़ें हम कौन से टॉपिक में देखेंगे? ये सारी चीज़ें हम डेवलपमेंट एक्सपीरियंस में देखेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम इकोनॉमिक रिफॉर्म सिंस 1991 ये देखेंगे। 1991 में ग्लोबलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन की थ्योरी आई थी, राइट? ये तो आप सब जानते हैं। तो उसमें वो आने से क्या चेंजेस हुए, वो आने से इंडिया की कितनी डेवलपमेंट हुई है, या फिर हमें कुछ फ़ायदे हुए हैं, या फिर हमारे कुछ लॉसेस हुए हैं, ये सारी चीज़ें हम इस टॉपिक में देखेंगे, ठीक है। और कॉमन गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान, ठीक है। आपको पता है 5 ईयर प्लान क्या है? एक ना प्लानिंग कमीशन था, ठीक है। वो क्या करते थे? 5 ईयर्स का प्लान देते थे कि इस 5 ईयर्स में एग्रीकल्चर को इतना बढ़ाना है, इंडस्ट्री को इतना बढ़ाना है, और उसके बाद जो हमारे सर्विस सेक्टर है उसके लिए क्या करना है, ये सारी चीज़ें वो 5 ईयर प्लान में देते थे, ठीक है। तो ये 5 ईयर प्लान एग्जैक्टली होता क्या है और कितने सारे 5 ईयर्स प्लान होके गए हैं, ये सारी चीज़ें हम इस टॉपिक में देखने वाले हैं। ओके, देन अनदर पॉइंट इज प्रिंसिपल ट्रेड्स, ठीक है। प्रिंसिपल ट्रेड्स क्या होते हैं, उसके कंसर्न्स क्या है, रेगुलेशंस क्या है, ठीक है। इंडस्ट्री के लिए क्या रूल्स थे, उसका रोल एंड सिग्निफिकेंस, इंटरनेशनल ट्रेड कैसे हुआ, एग्रीकल्चर में कैसे चेंजेस आए, कैसे न्यू एग्रीकल्चर स्ट्रेटेजीज आई, ये सारी चीज़ें हम इस यूनिट में देखेंगे। ये सारी चीज़ें हम किस यूनिट में देखने वाले हैं? डेवलपमेंटल एक्सपीरियंस एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम इस चीज़ में देखने वाले हैं। Now we are moving to our next slide, which is 9th unit, करंट इश्यूज कन्फ्रंटिंग द इंडियन इकोनॉमी। कि अभी रिसेंटली कौन से इश्यूज है? रिसेंट मीन्स करंट, ठीक है। अब करंट मतलब क्या? अभी हो रहे हैं, ठीक है। अभी इन कुछ सालों में कौन से प्रॉब्लम्स आए हैं, ठीक है। और कन्फ्रंटिंग द इंडियन इकोनॉमी, और इंडियन इकोनॉमी उनको कैसे डील कर रही है। तो सबसे पहला और मेजर चैलेंज आप सबने सुना होगा, पावर्टी मतलब गरीबी, ठीक है। हर कोई गरीबी को फेस करता है। तो पावर्टी के प्रिंसिपल्स एलिवेशन प्रोग्राम क्या है, कि कौन से प्रोग्राम्स ला रहे हैं जिससे सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। एब्सोल्यूट पावर्टी क्या होती है, रिलेटिव पावर्टी क्या होती है, ये सारी चीज़ें हम हमारे क्लास में देखेंगे। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, व्हाट इज दिस ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन? कैपिटल का मीनिंग तो कुछ अलग होता है, और ह्यूमन कैपिटल कैसे हो सकता है? ये सारी चीज़ें आप अभी सोच रहे होगे। ह्यूमन कैपिटल मतलब क्या? मैं, आप, हम सब लोग भारत के लिए, इंडिया के लिए जो काम कर रहे हैं उसे ह्यूमन कैपिटल कहते हैं, ठीक है। जैसे मैं 9 to 5 IT सेक्टर में अगर जॉब कर रही हूँ तो मैं एक ह्यूमन कैपिटल हूँ। मैं अगर एक साइंटिस्ट हूँ तो मैं एक ह्यूमन कैपिटल हूँ, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। क्वांटिटी ऑफ इंडिविजुअल्स हु बिकेम ऑफ रिसोर्स, मतलब हम जैसे लोग जो रिसोर्स बने हैं उनकी क्वांटिटी क्या है। ह्यूमन कैपिटल का रोल क्या है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, ठीक है। ये एक मेजर रोल प्ले करता है। अगर हम लोगों ने सबने मिलकर ऐसा डिसाइड कर लिया कि कोई काम ही नहीं करेगा तो हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी? ऑफ कोर्स नॉट। तो हमें ये भी देखना है कि ह्यूमन कैपिटल से इकोनॉमिक्स की ग्रोथ कैसी होती है। ओके,
रूरल डेवलपमेंट, ये भी मेजर इशू है। आपने देखा होगा कि बहुत से लोग जो गांव में अगर कुछ अच्छी चीज़ें नहीं है तो उसके लिए शहर में आते हैं, राइट, अर्बन डेवलपमेंट करते हैं, वो शहर में आके जॉब्स करते हैं। तो रूरल डेवलपमेंट एक की प्रॉब्लम है इंडिया की, और वो किस तरीके से उसके लिए फाइनेंसिंग कर रहे हैं, कैसे मार्केटिंग्स ला रहे हैं, कोऑपरेटिव की इन्वॉल्वमेंट क्या है, और एग्रीकल्चर की डाइवर्सिफिकेशन कैसी हुई, ये सारी चीज़ें हम इस यूनिट में देखेंगे। और उसके बाद मेजर प्रॉब्लम इज एम्प्लॉयमेंट, जो मैंने आपको अभी बताया था। देन इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब हॉस्पिटल्स बनाने हैं, रोड क्रिएट करने हैं, ब्रिजेस क्रिएट करने हैं, कुछ पुल बनाने हैं, ठीक है, किसी रिवर पर हमें कैनल बनाने हैं, तो ये सारी चीज़ें इंफ्रास्ट्रक्चर में आती है, ठीक है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, उसका मीनिंग, उसके टाइप्स, कौन से केस स्टडीज हम इसमें लर्न करेंगे, क्रिटिकल इवैल्यूएशन ऑफ हेल्थ में कितने इंफ्रास्ट्रक्चर्स के प्रॉब्लम्स आए हैं, उसके प्रॉब्लम्स क्या है, उसमें किस तरीके से पॉलिसीज बनी है, ये सारी चीजें हम इसमें देखेंगे, ओके। देन अनदर इज सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। डू यू नो व्हाट इज मीन बाय सस्टेनेबल डेवलपमेंट? आपको पता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब ऐसे डेवलपमेंट जो हम डेवलपमेंट भी करें और उसका इन्वायरमेंट पे कुछ असर भी ना हो, ठीक है, निगेटिव इम्पैक्ट ना गिरे, ठीक है। इसे क्या कहते हैं? इकोनॉमिक डेवलपमेंट। मतलब हमारे आने वाले जनरेशन के लिए इन्वायरमेंट उतना ही प्योर और साफ रखेंगे जितना हमें मिल रहा है, इसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। तो उसका मीनिंग क्या है, इसके इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे क्या इफेक्ट्स आ सकते हैं, रिसोर्सेज पे क्या इफेक्ट आएंगे, इन्वायरमेंट पे क्या इफेक्ट आएंगे, ग्लोबल वार्मिंग जानते हो आप लोग, राइट, मतलब जो पूरे वर्ल्ड का जो टेम्परेचर बढ़ रहा है, बहुत गर्मी लगती है ना, इसे ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग पे इसका क्या इफेक्ट होगा, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्लोबल वार्मिंग पे किस तरीके से इफेक्ट करेगी, ये सारी चीजें हम इस 9th यूनिट में देखने वाले हैं, ओके। एंड नाउ वी आर मूविंग टू अवर नेक्स्ट फाइनल यूनिट, दैट इज यूनिट 10, डेवलपमेंट एक्सपीरियंस इन इंडिया। डेवलपमेंट एक्सपीरियंस इन इंडिया, इसमें हमें कंपैरिजन देखना है विद नेबर्स, ठीक है, नेबर्स के साथ कंपैरिजन करेंगे कि इंडिया और पाकिस्तान में क्या क्या चेंजेस हुए, इंडिया और चाइना में क्या क्या चेंजेस हुए, और इसके रिलेटेड हम कौन से टॉपिक्स कवर करेंगे। इकोनॉमिक ग्रोथ, मतलब हमारी और उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ में क्या डिफरेंस है, हमारी पॉपुलेशन ज़्यादा है या उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा है तो कितनी पॉपुलेशन काम कर रही है, कितनी अनएम्प्लॉयड है, ठीक है। सेक्टरल डेवलपमेंट, कौन से सेक्टर की ज़्यादा डेवलपमेंट हुई है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। प्राइमरी सेक्टर मतलब एग्रीकल्चर, सेकेंडरी मतलब इंडस्ट्रीज, ओके, एंड टर्शरी मतलब आईटी सेक्टर्स, डॉक्टर्स, ठीक है। एंड एडिशनल ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स, मतलब कितनी ह्यूमन डेवलपमेंट हुई है, और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स मतलब हैप्पीनेस इंडेक्स आता है, पर कैपिटल इनकम होता है, ये सारी चीजें हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तो हम ये है हमारा सिलेबस। अभी आपने देखा होगा कि ये सारा सिलेबस आपके 12th के सिलेबस से मैच कर रहा है, ओके। तो ये जो वीडियोस है आपको सिर्फ आपके बोर्ड्स में हेल्प नहीं करेंगे, ये आपको CUET के लिए हेल्प करेगी, जो हमारा मेन मोटिव है, और ये आपको ऑल्सो हेल्प करेगी आपकी बोर्ड्स में, ठीक है। अभी हम स्ट्रैटेजी डिस्कस करते हैं। तो हमें ये सारी चीजें पढ़नी है, ठीक है। ओवरऑल थ्योरी जो है वो बोर्ड के लिए पढ़ेंगे, छोटी छोटी माइन्यूट थिंग्स, फैक्ट्स, ये सारी चीजें CUET के लिए लर्न करेंगे। एक पैराग्राफ रीड किया है तो उस पैराग्राफ में से कितने MCQs बन सकते हैं, कौन से MCQs पूछे जा सकते हैं, ये सारी चीजें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी, ठीक है। और मेन स्ट्रेटेजी क्या है, जितने ज्यादा हम MCQs सॉल्व करेंगे उतने ज्यादा हमारी मार्क्स बढ़ेंगे, ठीक है। तो मैं आपके साथ MCQs भी लेकर आऊंगी आगे, ओके। चैप्टर खत्म करते हैं उसके बाद MCQs आएंगे, ठीक है। एक टॉपिक खत्म होता है तो वो टॉपिक में कितने MCQs आएंगे ये देखना है। और आपको और एक मेजर टॉपिक जो है जो आपको इकोनॉमिक्स के लिए करना है वो करंट अफेयर्स है। ऑफ कोर्स मैं आपको करंट अफेयर्स भी करवाऊंगी जो आपके CUET में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। जैसे RBI ने क्या रूल्स लाए हैं, क्या नए रेगुलेशंस आए हैं, ये सारी चीजें आपको CUET में पूछी जा सकती है। बट आई एम देयर विथ यू टू शेयर दिस ऑल द थिंग्स, ओके। तो थैंक यू सो मच, बने रहिए आगे के अपडेट्स के लिए, आगे के वीडियोस के लिए। थैंक यू सो मच वंस अगेन एवरीवन।